नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। कल हमने शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई मंजली दीदी का भाग 1 सुना था। आज मैं आप सबके समक्ष इसका भाग 2 प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा है आपको इसका भाग 2 भी उतना ही पसंद आएगा जितना कि भाग 1। तो चलिए शुरू करते हैं। दोनों भाइयों ने पैतृक मकान आपस में बांट लिया था। पास वाला 2 मंजिला मकान मंझले भाई विपिन का है। छोटे भाई की बहुत दिन पहले मृत्यु हो गई थी। विपिन भी धान और चावल का ही व्यापार किया करता है। उसकी स्थिति भी अच्छी है, लेकिन बड़े भाई नवीन जैसी नहीं। तो भी उसका मकान 2 मंजिला है। मंझली बहू हिमांगनी शहर की लड़की है। वह दास दासी रखकर 4 आदमियों को खिला पिलाकर ठाठ से रहना पसंद करती है। वह पैसा बचाकर गरीबों की तरह नहीं रहती। इसलिए लगभग 4 साल पहले दोनों देवरानी जेठानी कलह करके अलग हो गई थी। तब से अब तक खुलकर कई बार झगड़े हुए और मिटा भी गए, लेकिन मन मुटाव एक दिन के लिए भी कहीं कम नहीं हुआ। इसका कारण एकमात्र जेठानी कादम्बिनी के हाथ में था। वह खूब पक्की है और भली भांति समझती है कि टूटी हुई हांडी में कभी जोड़ नहीं लग सकता। लेकिन मंझली बहू इतनी पक्की नहीं है। वह इस ढंग से सोच भी नहीं सकती। यह ठीक है कि झगड़े का आरंभ मंझली बहू करती है, लेकिन फिर मिटाने के लिए, बातें करने के लिए और खिलाने पिलाने के लिए वह मन ही मन छटपटाया भी करती है। और फिर एक दिन धीरे से पास आ बैठती है। अंत में हाथ पकड़कर और पैर जोड़कर रो धोकर क्षमा याचना करके जेठानी को अपने घर पकड़कर ले जाती है और खूब आदर स्नेह करती है। दोनों के इतने दिन इसी तरह कट गए। आज लगभग 3 साढ़े 3 बजे हिमांगनी इस मकान में आ पहुंची। कुएं के पास ही सीमेंट के चबूतरे पर धूप में बैठा किशन ढेर सारे कपड़ों में साबुन लगाकर उन्हें साफ कर रहा था। कादम्बिनी दूर खड़ी थोड़े साबुन से शरीर की अधिक ताकत लगाकर कपड़े धोने का कौशल सिखा रही थी। कैसे गंदे और मैले कुचैले कपड़े पहनकर आया है। बात ठीक थी। किशन जैसी लाल किनारी की धोती पहनकर और दुपट्टा ओढ़कर कोई अपनी रिश्तेदारी में नहीं आता। उन दोनों कपड़ों को साफ करने की ज़रूरत अवश्य थी, लेकिन धोबी के अभाव के कारण सबसे अधिक आवश्यकता थी पुत्र पांचू गोपाल के 2 जोड़ी और उसके पिता के 2 जोड़ी कपड़ों को साफ करने की। और किशन वही कर रहा था। हिमांगनी देखते ही समझ गई थी कि कपड़े किसके हैं, लेकिन इस बात की कोई चर्चा ना करके उसने पूछा, जीजी ये लड़का कौन है? लेकिन इससे पहले ही वह अपने घर में बैठी आड़ से सारी बातें सुन चुकी थी। जेठानी को टाल मटोल करते देख उसने फिर पूछा, लड़का तो बहुत सुंदर है। इसका चेहरा तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है जीजी। क्या तुम्हारे मैके का ही है कोई? कादम्बिनी ने बड़े विरक्त भाव से चेहरे पर गंभीरता लाकर कहा, मेरा सौतेला भाई है। अरे ओ कृष्णा, अपनी मंझली बहन को प्रणाम तो कर। राम राम, कितना असभ्य है तू। बड़ों को प्रणाम करना होता है। यह भी क्या तेरी अभागी माँ ने नहीं सिखाया तुझे? किशन हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ और कादम्बिनी के पैरों के पास आकर प्रणाम करना ही चाहता था कि वह बिगड़ कर बोली, अरे मर गया पागल, और बहरा भी है ये तो। किसे प्रणाम करना चाहिए और किसे नहीं, पता ही नहीं। असल में जब से किशन यहाँ आया था तब से निरंतर उसका तिरस्कार और अपमान की चोटों से उसका दिमाग ठिकाने ही नहीं रहा। उस फटकार से परेशान और हित बुद्धि सा होकर ज्यों ही उसने हिमांगनी के पैरों के पास आकर सर झुकाया, त्यों ही उसने हाथ पकड़कर उसे उठा लिया और उसकी ठोड़ी छूकर आशीर्वाद देते हुए बोली, बस बस रहने दो भैया, हो चुका, तुम जीते रहो। किशन मूर्ख की तरह उसके चेहरे की ओर देखता रहा, मानो यह बात उसके दिमाग में बैठी ही ना हो कि इस देश में कोई इस तरह की बातें कह सकता है। उसका वह कुंठित, भयभीत और असहाय मुख देखते ही हिमांगनी का कलेजा हिल गया। अंदर से रुलाई सी फूट पड़ी। वह अपने आप को संभाल नहीं सकी। जल्दी से उस अभागे अनाथ बालक को खींचकर सीने से चिपटा लिया और उसका थकान तथा पसीने से डूबा चेहरा अपने आंचल से पोंछते हुए जेठानी से बोली, हाय हाय जीजी, भला इससे कपड़े धुलवाए जाते हैं? किसी नौकर को क्यों नहीं बुला लिया? कादम्बिनी साहस अवाक रह गई।
उत्तर न दे सकी, लेकिन दूसरे ही पल अपने आप को संभाल कर बोली, मंजली बहू, मैं तुम्हारी तरह धनवान नहीं हूं ना, जो घर में 10-20 नौकर चाकर रख सकूं हमारे गृहस्थों के घर में। लेकिन उसकी बात समाप्त होने से पहले ही हिमांगनी अपने घर की ओर मुंह करके बोली, उमा, शिबू को तो यहाँ भेज दो बेटी, ज़रा आकर जेठानी के और पांचों के कपड़े जो मैले हुए पड़े हैं वो धोकर सुखा लाएगा। इसके बाद उसने जेठानी की ओर मुड़कर कहा, आज शाम को किशन और पांचों गोपाल दोनों ही मेरे घर खाएंगे। पांचों के स्कूल से आते ही मेरे यहाँ भेज देना, तब तक मैं इसे लिए जाती हूँ। इसके बाद उसने किशन से कहा, किशन, इनकी तरह मैं भी तुम्हारी बहन हूँ ना, आओ मेरे साथ आओ। कहकर वह किशन का हाथ पकड़कर अपने घर ले गई। कादम्बिनी ने कोई बाधा नहीं डाली, उल्टे उसने हिमांगनी का दिया हुआ इतना बड़ा ताना भी चुपचाप हजम कर लिया, क्योंकि उसने ताना दिया था उससे इस जून का खर्च भी बचा दिया था। कादम्बिनी के लिए संसार में पैसे से बढ़कर और कुछ भी नहीं था, इसलिए गाय दूध देते समय अगर लात भी मारती है तो वह भी उसे सहन कर लेती। आज इस कहानी का भाग 2 यहीं पे समाप्त होता है, तो हम अब इसके अगले भाग में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप ऐसे ही मेरी कहानी से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी मैं आपको एक नई कहानी अपलोड करूं तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए हम मिलते हैं अब इसके भाग 3 में। तब तक के लिए नमस्ते।